हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन विद स्वनेत्री। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक खत्म कर लिया था अपना प्लांटेशंस। तो आज हम मेजर क्रॉप से स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. तो अब जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस स्पीड से हमें खाना भी चाहिए उसी स्पीड से, तो हमें डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने हैं। और एक खाने के लिए भी और एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भी हमें यूज करने हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। बेसिकली वो जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर का यूज करते हैं, सपोज ब्रेड बनानी है तो ब्रेड के लिए क्या चाहिए, आटा लगेगा। तो वो वाली इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर wheat, rice, maize and millets। तो wheat मीन्स आटा, राइस मीन्स चावल, मेज होता है मक्का, कॉर्न, और मिलेट्स होते हैं बाजरा। ये वाली जो क्रॉप्स होती है, ज्वार, बाजरा। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। अब जूट और कॉटन को हम खा तो सकते नहीं है, तो ये कपड़ा बनाने के लिए काम आती है, तो ये फाइबर क्रॉप्स है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। और बेवरेज क्रॉप्स होती है जो हम ड्रिंक करते हैं, जैसे टी, कॉफी। तो ये उनको हम बेवरेज क्रॉप्स कहते हैं। तो कमिंग नाउ टू राइस। राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मेजर फूड क्रॉप है। हर जगह चावल तो खाया ही जाता है, किसी ने अलग अलग रूप में खाया जाता है, बट खाया जाता है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जितने भी हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, आई विल शो यू इन द मैप। तो ट्रॉपिकल रीजन्स हमारे होते हैं यहाँ, ये वाले 23 डिग्री से 20, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया। और सब ट्रॉपिकल हो गया इसके ऊपर वाला। तो मीन्स पूरे वर्ल्ड में खाया जाता है। इन अदर से वे हम ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में खाया जाता है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। और रेनफॉल, और राइस को क्या चाहिए, एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जो ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, एकदम सन ऊपर। हाई ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा चाहिए एटमॉस्फेयर में। और उतनी ही ज्यादा बारिश भी चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी राइस की फील्ड में पानी भरा हुआ रहता है, बिल्कुल। क्यों भरा हुआ रहता है? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और कौन सी सॉइल होती है, अगर सपोज हम किसी ऐसी मिट्टी में डालें तो वो नीचे चला जाएगा पानी। इसमें नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि एलुवियल क्ले सॉइल है, क्ले वाली सॉइल है, चिपचिपी मिट्टी है। तो इससे नीचे भी नहीं जाता पानी, रिटेन करके, मतलब वो रहता है। हमारी सॉइल के ऊपर पानी रहता है, वो उसको रहने देता है, क्ले क्ले सॉइल। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राइस की कहाँ पे होती है? चाइना में, और उसके बाद इंडिया में, जापान में, श्रीलंका में एंड इजिप्ट। In favorable climatic condition as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year। कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा फेवरेबल है, मीन्स बहुत ज्यादा जहाँ पे टेम्परेचर उसको सूट करता है राइस की ग्रोथ को। तो जैसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश हो गया, वहां पे 2 से 3 बार हम एक ही साल में 2 से 3 बार राइस ग्रो कर देते हैं। अब नेक्स्ट इज वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। वीट को इतनी ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है और इतनी ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जिस समय वो ग्रो कर रहा है। पर जिस समय वो हार्वेस्ट होगा, ग्रोइंग सीजन होता है जब हम बोते हैं बीजों को, और हार्वेस्ट सीजन होता है जब हम कटाई करते हैं अपनी क्रॉप्स की। पर उस समय उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, उस समय बारिश होगी तो हमारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। यहाँ पे हमारी वेल ड्रेन्ड मतलब बहुत अच्छे से इरिगेशन दिया होना चाहिए, लोमी सॉइल होगी। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. And India it is grown in winter। तो ये सारे रीजन्स है हमारे, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इंडिया में ये हम सर्दियों में ग्रो करते हैं, जैसे इस समय के अप्रॉक्स वो कटाई हो रही होगी वीट की। Now millets. They are called coarse grains and can be grown in on less fertile and sandy soil। ये सबसे ज्यादा कोर्स ग्रेन होते हैं, मीन्स मोटे मोटे दाने होते हैं इनके।
और ग्रो ये कैसे हो जाते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा हमें, अब जैसे वीट को ग्रो होना है या फिर राइस को ग्रो होना है तो हमें फर्टाइल सॉइल चाहिए होगी, मीन्स अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हो उसमें, सॉइल फर्टाइल हो। बट इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, ये लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो हो जाएगा। और सैंडी सॉइल होनी चाहिए। इट इज हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल इन हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि एकदम सब कुछ हाई, इसमें नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ चलेगा, मॉडरेट ही टेम्परेचर, मॉडरेट ही रेनफॉल, सब कुछ मॉडरेट। जैसे ज्वार बाजरा रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया चाइना एंड नाइजर। तो ये वाली सारी कंट्रीज इंडिया में भी ग्रो होता है और ये वाली सारी कंट्रीज में भी ग्रो होता है। नाउ मेज मीन्स कॉर्न। मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, मक्का। Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. इसको सनशाइन बहुत ज्यादा चाहिए और मॉडरेट में टेम्परेचर और रेनफॉल मॉडरेट चाहिए, बस सनशाइन बहुत अच्छी चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, और इसमें भी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, मीन्स क्रॉप्स मतलब सैंड में हमारी जो सॉइल है उसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। मेज कहाँ पे ग्रो होता है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। नाउ कॉटन। कॉटन ये हमारी फाइबर क्रॉप हो गई। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। अब क्योंकि फ्रॉस्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो कॉटन होगी वो चिपक जाएगी। तो हमें फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, मीन्स हमें मौसम में मॉइस्चर नहीं चाहिए, गर्मी का मौसम हो मतलब ज्यादा मॉइस्चर ना हो एटमॉस्फेयर में। हाई टेम्परेचर, हल्की सी रेनफॉल चाहिए, एकदम फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, फ्रॉस्ट होते ओस कह सकते हो आप लोग। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, एकदम अच्छी से सनशाइन चाहिए, हमें गीला बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए हमें लो रेनफॉल, हल्की सी, बिल्कुल भी ओस नहीं चाहिए, और हल्की सी सनशाइन। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल होती है और जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। China, USA, India, Pakistan, Brazil, and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. अब हमें कॉटन के कपड़े बनाने तो ऑब्वियसली हम कॉटन यूज करेंगे रॉ मटेरियल एज अ। नाउ जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट किस कलर की होती है? गोल्डन कलर की, तो इसलिए इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट ग्रोज। जूट होती है रस्सी, देखी होगी अपनी जूट की रस्सी, या फिर जूट बैग्स होते हैं जहाँ पे जिसमें वो आता हमारा आटा आता है या फिर चावल आते हैं, जूट होता है वो, ब्राउन ब्राउन कलर का बैग होता है, सैक टाइप। सैक रेस होती होगी किसी के स्कूल में तो उसमें वो वही यूज करते हैं। It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. तो इसमें क्या चाहिए? एलुवियल सॉइल चाहिए, सब कुछ हाई टेम्परेचर, ह्यूमिड चाहिए मीन्स मॉइस्चर चाहिए एटमॉस्फेयर में हमें, और बहुत अच्छी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में ही हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अच्छी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर कौन से रीजन में होता है? ट्रॉपिकल रीजन में, वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले रीजन में सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा रेनफॉल, सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी उस वहीं पे ही होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। नाउ कॉफी। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, मीन्स हल्का सा गर्म और थोड़ा वेट क्लाइमेट, मीन्स बारिश वाला क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और अच्छे से ड्रेन्ड हुई हो, मीन्स अच्छे से इरिगेशन, अच्छा सा पानी दिया हो सॉइल में। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिल स्लोप ज्यादा सुटेबल क्यों रहती है? क्योंकि हमें ना एकदम ऐसा नहीं चाहिए कि पानी रुक जाए वहां पे, हमें एकदम स्लो चाहिए कि पानी लगातार निकलता रहे, वरना हमारी जो कॉफी की फील्ड है वो खराब हो जाएगी, प्लांटेशन है कॉफी का वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा स्लोपिंग फील्ड हमें कहाँ पे मिलेगा? माउंटेन्स में, इसलिए हिली स्लोप्स पे पाया जाता है, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि पानी एक जगह रुक जाए, इसलिए हिली स्लोप्स। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। सबसे ज्यादा ब्राजील होता है, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया। नाउ टी। टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, ये भी प्लांटेशन में ग्रो होता है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। लीव्स ही तो ग्रो करते हैं, हम आपने कभी टी प्लांटेशन देखा हो तो हम ऐसे जो मिलती है हमें बाजार में चाय पत्ती,
उसमें लीव्स ग्रो होती हैं, जैसे ये लीव्स ग्रो हो रही है, जैसे कॉफी में लीव्स है ऐसे ही टी में लीव्स होती है। दिस इसमें हल्का ठंडा टेम्परेचर चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। एकदम ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे बारिश हो रही है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही टाइम पे बारिश नहीं चाहिए हमें, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़े थोड़े टाइम में हमें बारिश चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स को ग्रो करने के लिए। नाउ इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसको भी वेल ड्रेन्ड अच्छे से पानी हो उसमें, लोमी सॉइल चाहिए, एंड जेंटल स्लोप्स, और थोड़ी जेंटल स्लोप्स, इसमें भी पानी रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दिस इज टी प्लांटेशन। लेबर इन लार्ज नंबर्स इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। अब हम मशीन से तो लीव्स पिक नहीं कर सकते, हिसाब से तोड़ना होता है उनको, तो बहुत ज्यादा लेबर यूज होती है इसमें। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। Now, agriculture development. Agriculture development refers to the effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. अब हम एग्रीकल्चर, हमने सारी क्रॉप्स पढ़ ली, हमने ये टाइप्स देख लिया कि ऐसे हम प्लांटेशन ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा इंटेंसिव तरीके से, सबसिस्टेंस तरीके से, मिक्स तरीके से हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। बट हम इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो हमें उनको खाना भी देने के लिए चाहिए, तो इसलिए हम इतना ध्यान दे रहे हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, कि हम जिसमें हम फसल करते हैं वो वाला एरिया बढ़ा दें, या तो ज्यादा जगह पे हम फसल करें, या नंबर ऑफ क्रॉप्स हम बढ़ा दें, ताकि लोगों के पास वेराइटी होगी तो एक चीज पे कम असर आएगा। या फिर हम इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स का यूज, हाई यील्डिंग वेराइटी होते हैं जिससे क्रॉप्स में बहुत ज्यादा फसल हो जाती है हमारी, वो वाली क्रॉप्स हम ज्यादा लगाना शुरू कर दें। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि हम मशीन्स यूज करें अपनी फील्ड में ताकि हमारा जल्दी काम हो और एफिशिएंटली काम हो। The ultimate aim of agriculture development is to increase food security. Food security रहे, food security की सबको फूड मिले, फूड सिक्योरिटी सबके पास हो, ऐसा ना हो कि किसी के पास खाना ना हो। Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large populations usually practice intensive agriculture, where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मीन्स वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है अभी, वो कैसे, हमारे जैसे इंडिया का ही देख लो आप, छोटी छोटी फील्ड्स है लोगों के पास, और उसमें वो बहुत ज्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और बहुत ज्यादा पानी यूज करके रखते हैं, इंटेंसिव तरीके से करते हैं वो। अब हमने ऊपर देख लिया इंटेंसिव का मतलब, ताकि वो अच्छे से उस फील्ड को ग्रो कर पाए और अपने खाने के लिए यूज कर ले वो। बट जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उसमें कमर्शियल एग्रीकल्चर यूज होता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या मतलब, बाजार में बेचने के लिए, मार्केट के लिए, जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। विद द हेल्प ऑफ टू केस studies of farm, one from India and other from USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country. डेवलपिंग हमारा जैसे इंडिया की धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं, और यूएसए डेवलप हो चुका है, हम हो रहे हैं डेवलप, वो डेवलप हो चुका है, तो हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। अब देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का हमारा एक विलेज है। मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज फार्म लैंड ऑफ 1.5 हेक्टेयर्स का इसका लैंड है, छोटा सा लैंड है। हिज हाउस इज इन मेन विलेज, और उसका घर कहाँ पे, मेन विलेज में है। ये बहुत अच्छे हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स। ऑल्टरनेट ईयर मीन्स एक साल छोड़ के एक साल, ऑल्टरनेट ईयर्स पे ये खरीदता है हाई यील्डिंग वेराइटीज। लैंड फर्टाइल है एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। लैंड बहुत अच्छा फर्टाइल है, एकदम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, और ये 2 क्रॉप्स उगा लेता है एक ही मतलब एक साल में 2 क्रॉप्स उगा लेता है, ये कम से कम 2 क्रॉप्स, 3 भी उगा उगा लेता है। विच इज नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस, जो कि कौन सी है, आटा, चावल और दालें। The farmer take advice of his friend and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices. और इसने किससे एडवाइस लेता है ये, अपने घर, अपने एल्डर्स से, अपने फ्रेंड से,
या फिर एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है उन लोगों से एडवाइस लेता है। ही टेक अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड। और उनसे एडवाइस लेने के बाद ये थोड़ी मशीन इंट्रोड्यूस करता है, मशीन लाता है ये अपनी फील्ड में, ट्रैक्टर। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स यूज स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लोइंग, जैसे बुलक्स को यूज कर रहे हैं, इसके ज्यादातर फ्रेंड्स ऐसे ही यूज करते हैं। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। वहां पे ट्यूबवेल है एक एक मतलब दूसरी फील्ड में, और उसने रेंट पे ले रखा है वो, और उसका वो पानी यूज करता है। ट्यूबवेल क्या होता है, एक अंदर से मीन्स ग्राउंड वाटर यूज होता है, उससे ग्राउंड वाटर आता है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज टू बफेलोज एंड फ्यू हेन्स, उसके पास दो बफेलो और कुछ हेन है। ही सेल्स मिल्क इन अ कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। अब कोऑपरेटिव स्टोर होता है जहाँ पे जैसे अमूल है, अमूल इज अ कोऑपरेटिव, वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं जो दूध को मतलब अपना दूध लेके आते हैं कोऑपरेटिव, वहां पे जगह पे कोऑपरेटिव स्टोर पर, वहां पे दे देते हैं अपना दूध, और उनको उसके लिए पैसे मिल जाते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, कोऑपरेटिव स्टोर, ये सबका दूध मिक्स करते हैं और फिर ये पूरे जगह, जैसे अमूल का है तो पूरी अपनी पैकेजिंग करके ये बांटते हैं। तो ये अपना दूध भी बेच मतलब ये अपने भैंसों का, बफेलोज का दूध भी बेचता है। लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन्स, ही इज द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स। फॉडर क्या होता है, जो एनिमल्स को खिलाने के लिए देते हैं, फॉडर। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब ये हर चीज ये यूज करता है, टेक्नोलॉजी यूज करता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, और उसकी सारी फैमिली भी इसकी हेल्प करती है। समटाइम्स ही टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। कभी क्रेडिट लेता है, मीन से कभी कभी लोन लेता है बैंक से, क्या चीज खरीदने के लिए, कोई अच्छे सीड्स खरीदने के लिए। ही सेल हिज प्रोड्यूस इन अ मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, और ये अपना जो भी उसका सामान प्रोड्यूस होता है, जो भी इसकी फील्ड में मतलब बनता है या फिर जो ये ग्रो करता है, ये कहाँ लोकल मंडी में बेच आता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स do not have lack sorry do not have lack storage, okay, this sentence is wrong. Some majority of the farmers lack storage facilities। अब बहुत सारे फार्मर्स के पास ऐसा नहीं कि अपनी स्टोरेज है, कि वहां पे उन्होंने कटाई करी अपनी क्रॉप्स की, अब वहां पे उन्होंने रख दिया अच्छे से। फार्मर्स, छोटे फार्मर्स के पास नहीं होता अपनी स्टोरेज कैपेसिटी, तो उनको बेचना पड़ता है। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम, क्योंकि अगर स्टोरेज नहीं है तो क्या खुले में रखेंगे, सपोज बारिश हो गई तो उनकी पूरी जो फसल है वो खराब हो गई, तो वो क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्होंने कटाई करी तो उसको बेचा मार्केट में। इन recent years the government has taken some steps to develop storage facilities, but अब थोड़े टाइम से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी हो सके। अब अ फार्म इन यूएसए, the average size of a farm in the USA is typical is much larger than that of Indian farm। इतना बड़ा फार्म होता है यूएसए में। A typical farm size in the USA is about 250 hectares। Typical means normal। Normal जो farm size है वो कितने 250 hectares, और इंडिया में कितना था 1.5 hectares, तो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। The farmer generally resides in the farm, जिस इसका वो कहाँ रहता था, उसका फार्म तो बाहर था, वो मेन सिटी में रहता था। इनके घर भी यहीं पे ही है, बिल्कुल पास, बिल्कुल फील्ड में ही है इनके घर भी। Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet। शुगर, जैसा इंडिया में शुगर केन होता है, यहाँ वहां पे बीट होता है, शुगर केन की जगह शुगर बीट। इससे भी शुगर शुगर बनाने के काम आता है ये भी। जो अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन वावर स्टेट owns about 300 hectares of land। और एक जो है, जो फार्मर है कहाँ पे, मिड वेस्ट यूएसए में, वो अपना 300, उनका 300 हेक्टेयर्स का लैंड है। ही ग्रोस कॉर्न इन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट क्रॉप्स एंड दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप। वो कॉर्न ग्रो करता है, मीन्स मक्का मक्का ग्रो करता है अपनी फील्ड में, इस देखने के बाद कि इसकी सॉइल अच्छी है या नहीं है,
उसको वो सपोर्ट कर पाएगी, सॉइल जो उसकी मेज है, कॉर्न है, उनको सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वाटर इतना अवेलेबल हो जाएगा उसको ताकि उसकी क्रॉप को सही रहे वो। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप, और बिल्कुल अच्छे से उसने कंट्रोल करा है कि पेस्ट कीड़े जो होते हैं वो डैमेज ना कर दें उसकी क्रॉप को। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू द सॉइल टेस्टिंग लैब टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, और वो थोड़े थोड़े टाइम में अपनी जो सॉइल है वो लैब में भेजता रहता है देखने के लिए कि कितना न्यूट्रिएंट्स हैं उस बचे हैं उसमें, ताकि अगर नहीं होंगे तो वो डाल देगा, वो बाहर से डाल देगा वो न्यूट्रिएंट्स। दिस रिजल्ट हेल्प जो टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, इससे वो अच्छे से फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ही तो देते हैं वो क्रॉप को, और अगर उसको पता लग जाएगा कि ये न्यूट्रिएंट कम है मेरी फील्ड में तो वो वाले न्यूट्रिएंट डाल देगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम द प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, और उसका एक कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से अटैच है और वो उसको अच्छे से पिक्चर देता है उसकी फील्ड का। दिस हेल्प हिम यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, और वो इस वजह से अच्छे से केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज कर सकता है जहां पे उसको जरूरत लगती है। ट्रैक्टर्स यूज करता है, सीड ड्रिल्स मीन सीड को बोने के लिए, सो करने के लिए भी सीड ड्रिल है, लेवलर है मीन्स लेवल करने के लिए, हमारी फील्ड को लेवल करने के लिए बिल्कुल। तब लेवल करेंगे तभी एकदम अच्छे से हम एक ही पॉइंट पे हम ग्रो कर सकते हैं ना, एक ही लेवल पे हम ग्रो कर सकते हैं सीड्स को। कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, हार्वेस्टर भी है, कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन से हो रहा है सब कुछ, हार्वेस्टर, थ्रेशर। grains are stored in the automated grain storage और dispatch to the market agency, उसके पास स्टोरेज भी है कि वहां पे वो स्टोर हो जाते हैं, या वो डिस्पैच कर मीन्स वो मार्केट एजेंसीज को भी भेज देता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर, और ये जो हमने सब देखा यहाँ पे यूएसए में वो बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं, बट इंडिया में वो फार्मर बिल्कुल पीजेंट फार्मर की तरह ही काम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है कि हम लोग मशीन्स इतना यूज नहीं करते है ना, और हम अपनी सॉइल का टेस्ट नहीं करवाते बिल्कुल भी, हम ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। तो ये आपको डिफरेंस लिखना खुद लिखोगे ना आप तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे हम सबसिस्टेंस के लिए करते हैं और ये लोग किसके लिए, कमर्शियल के लिए करते हैं। क्रॉप्स ये सॉइल को चेक करते हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज उनके हिसाब से डालते हैं कि कितना वाटर चाहिए किसी क्रॉप को। तो विद दिस अ चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। सो विद दिस, थैंक